नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह टीजीटी पीजीटी भूगोल प्रश्नोत्तरी का 21वां क्लास है। इस क्लास में हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में टीजीटी और पीजीटी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, और वो भी चैप्टर वाइज। तो आज का जो चैप्टर है वो है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं का पहला पार्ट। तो हम देखेंगे सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम चलाते हैं तो उसमें एजुकेशन हब बाई अमन सर को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन है वर्ष 2014, वर्ष 2012, वर्ष 2018 या वर्ष 2016। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि भारत में जो पहली राष्ट्रीय जल नीति शुरू की गई थी उस समय वर्ष था 1987 का। ठीक है, उसके बाद अगली जो जल नीति बनाई गई थी वो था वर्ष 2002 का, और उसके बाद आपका जो लेटेस्ट है वो क्या है, वर्ष 2012 का। तो पहला 1987 में, फिर 2002 में, फिर 2012 में। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो कि बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। तो आपका यहाँ पर, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहली जल नीति कब शुरू की गई थी, तो 1987 में, फिर 2002 में और उसके बाद 2012 में। तो एक्सप्लेन में भी वही लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्रोत से देश का जल संसाधन की संभाव्यता सर्वाधिक है। मतलब कि भारत में किस स्रोत से सबसे अधिक मात्रा में जल की संभावनाएं रहती हैं। तो ऑप्शन है आपका अधोभौमिक जल, या सतही जल, या ग्लेशियर, या बांध एवं जलाशय। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका भी सतही जल, क्योंकि बेसिक तौर पर भारत में अधिक मात्रा में सतही जल से हमें जल की प्राप्ति होती है। इसके लिए हम देख पाते हैं एक्सप्लेन को। तो दिए गए विकल्पों में सतही जल से देश के जल संसाधन की संभाव्यता सर्वाधिक है। एकीकृत जल संसाधन विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वर्षा के माध्यम से प्राप्त जल की कुल उपलब्धता प्रतिवर्ष 3880 बिलियन क्यूबिक मीटर है। भूवैज्ञानिक तथा अन्य कारकों के कारण उपयोग करने योग्य जल की उपलब्धता प्रतिवर्ष 1122 बिलियन क्यूबिक मीटर तक सीमित है, जिसमें से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि दिए गए, अगर ऐसे नॉर्मल पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जल संसाधन, तो हमें वर्षा प्राप्ति का केवल जल प्राप्ति का केवल पृथ्वी पर एकमात्र सोर्स है, वो क्या है, वर्षा। तो अगर इसमें से कोई अगर ई ऑप्शन दे देता वर्षा, ठीक है, तो हम पहले किसको सही करते हैं, वर्षा को, और वर्षा नहीं है तो हम यहाँ पे क्या सही करेंगे, सतही जल को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नहर सिंचित क्षेत्र में कृषित भूमि का लवणी भूमि में बदलने का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे बेसिक तौर पर पूछा जा रहा है कि जो कृषिगत भूमि जो लवणी हो जाती हैं उनका मूल कारण क्या हो सकता है। तो ऑप्शन है अत्यधिक पशुचारण, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग, या अत्यधिक सिंचाई, या गहन कृषि। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, अत्यधिक सिंचाई। यहाँ पे आपको बताते हैं कि जो पहला ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, हरित क्रांति चलाया गया था, तो उसमें बेसिक तौर पे 3 राज्यों को लिया गया था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो आपने देखा होगा सबसे अधिक जो भूभाग था वह उत्तर प्रदेश का था, और यहाँ पर कच्ची नहरें बनाई गई थी, और कच्ची नहरों के बनने के कारण, ठीक है, यहाँ पर आसपास में काफी अधिक मात्रा में जल का क्या हुआ, रिसाव हुआ, और इसी जल के रिसाव के कारण, मतलब एक तरह से देख पा रहे हो कि यहाँ पे भूमि अच्छी खासी क्या होती थी, सिंचित। और जब यही जल सिंचित, मतलब कि यह जल का रिसाव हुआ और जल सिंचित हुआ, और उसके बाद जब सूर्य की किरणें पड़ी, तो ये जब जल का वाष्पन हुआ, तो यहाँ का पूरा भूमि कैसे बन गया, आपका लवणीय। तो यहाँ पर कह सकते हैं बेसिक तौर पे कि भारत में सबसे अधिक जो आपका मतलब कि मृदा के लवणीयता का कारण क्या है, तो अत्यधिक सिंचाई। या बेसिक तौर पे आप देखोगे कि जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है वहां पर लवणीय मृदा काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि आप पूरा देख पाओगे कि आपके पश्चिमी घाट का जो मालाबार क्षेत्र यहाँ पर, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र जो आपका पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा हो पाती है, इसलिए यहाँ की मृदा की प्रकृति कैसी पाई जाती है, जो होती है लवणीय। यहाँ पर मृदा जो पाई जाती है वो लेटराइट होती है, और उसकी प्रकृति कैसी होती है, लवणीय। तो मतलब अधिक जहाँ पे वर्षा होगा या जहाँ पर अधिक मात्रा में जल की पहुंच होगी, वहां की मृदा क्या हो जाती है, लवणी हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन में आपका है कि भारत में नहर सिंचित क्षेत्रों में कृषिगत भूमि का लवणी भूमि बदलने का मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई है। अत्यधिक सिंचाई के कारण जल लवणता एवं मृदा की उर्वरता में कमी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो जलमग्नता यहाँ पे होगा, ठीक है, जलमग्नता एवं मृदा की उर्वरता में कमी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो मैंने इसको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया। अगला है कि महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका केरल,
तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात? तो आपका सही ऑप्शन होता है कि महात्मा गांधी जो जल शक्ति परियोजना है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब इसके एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के कर्नाटक राज्य में शरावती नदी, इस चीज को याद रखिएगा, शरावती नदी के तट पर जोग जलप्रपात के समीप स्थित है। लिंगा नामक की बाद इस परियोजना हेतु मुख्य फीडर जलाशय के रूप में कार्य करता है। तो ये पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना किस नदी पे? शरावती। और शरावती एक चीज के लिए और फेमस है, कई बार पूछा है जोग या गरसोपा जल प्रपात किस नदी पे? तो शरावती नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि कथन दिया है और कारक दिया है और उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे दिया है कि नहर मतलब नहर द्वारा सिंचित भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के मात्र 40% भाग होता है। तो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि नहरों से सिंचाई मात्र 40% होता है। तो ये गलत है, मतलब कि यहाँ पे 40% नहीं जो होता है आपका कि 23.66% होता है। ठीक है, 23.66% होता है। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है? गलत होता है। पहला वाला जो ऑप्शन है वो क्या है? आपका गलत है। और उसके बाद कह रहा है कि प्रायद्वीप भारत में नहर द्वारा सिंचाई क्षेत्र के विकास की संभावनाएं सीमित है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बेसिक तौर पे प्रायद्वीपीय भारत में पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पर नलकूप का, ठीक है, नलकूप यहाँ पे नहीं लग सकते हैं। तो यहाँ पे केवल एक ही चीज़ है कि यहाँ पे नहरों का अधिक से अधिक विकास किया जाए, जिससे कि ठीक है वहाँ के क्षेत्रों का क्या हो जाए? विकास संभव हो सके। तो प्रायद्वीपीय भारत में मूलतः नहरों के विकास से सिंचाई संभव है, न कि वहाँ पे, मतलब कि न कि वहाँ पे हम नलकूप गढ़ा सकें। तो दूसरा वाला सही है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि ए गलत है और आर सही है। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन होता है कि ए गलत है तथा आर सही है। यही एक्सप्लेन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नहरों द्वारा सिंचित भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 23.66% सिंचाई होती है, अतः कथन ए गलत है। और प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है, क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों तथा कुओं का निर्माण संभव नहीं। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी है, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव हो सकता है। तो वही चीज है कि या तो विकास संभावनाएं सीमित है, मतलब कि नहरों को बनाया जा सकता है जिससे कि वहां की विकास हो सके, लेकिन नहरें वहां पर इसलिए नहीं बनाई जा सकती हैं क्योंकि वहां पर बेसिक तौर पे पथरीली मैदान है और वहां पर नलकूप या नहरों का जो विकास संभव नहीं होता, इसलिए केवल एक ही साधन यहाँ पे क्या होता है? तालाब होता है। ठीक है, अगला इस पे लेना है कि भारत में शुद्ध कृषिगत भूमि का लगभग सिंचाई सुविधा संपन्न अनुपात निम्न में से कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन है कि 25% से अधिक, मतलब कि 25%, और अगला है कि आपका 35 से 40%, या दूसरा है आपका कि 25 से 35%, और लास्ट वन है आपका कि 40%। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होता है वो क्या होता है? आपका सी होता है कि 35 से 40% के बीच जो है कि कृषिगत भूमि का लगभग सिंचाई सुविधा उत्पन्न, मतलब कि बेसिक तौर पे जो आपके 100% भूमि है उनमें से जो बेसिक तौर पे अच्छे से सिंचाई जिन पे हो पाती है वो भूमि कितना है? 35 से 40% है। अब इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। अब देखिए, हालांकि यहाँ पे प्रश्न काल लिखा है क्योंकि प्रश्न जो है पीजीटी 2000 में पूछा गया था और उस टाइम जो कृषिगत भूमि का सिंचाई युक्त भाग था वो कितना था? 35 से 40, और 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार अब कितना हो गया? 48.73, मतलब नियर अबाउट आपका 50% के आसपास हो गया। तो बेसिक तौर पर आप 48.73 को याद रखिएगा, क्योंकि 2000 के आसपास 35 से 40 था और वर्तमान समय में 48.73% हो गया है। अगला है कि सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कुएं और नलकूप, तालाब, नहरें या ऊपरी टंकी? तो यहाँ पर बेसिक तौर पे सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है भारत में वो क्या है? कुएं एवं नलकूप है। अब इसके एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कुआं तथा नलकूप है। भारत में सिंचाई के स्रोतों का जो भाग है कि आप देख पा रहे हो, कुएं तथा नलकूप से 62.82% की सिंचाई होती है, नहरों से 23.66% की, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपको पता चला था, और तालाबों से 2.52, और अन्य साधनों का मतलब कि कुआं हो गया, रहट हो गया, ठीक है, इस प्रकार के छोटे छोटे जो साधन है उनसे 11%। तो भारत में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं एवं नलकूप से। दूसरे स्थान पे आपका क्या है? नहरें हैं, उसके बाद आपका तालाब है, और उसके बाद अन्य साधन, जैसे अन्य साधन में आपकी ऊपरी टंकी आ गई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकलती है? कुरनूल कुडप्पा नहर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे कावेरी, पेन्नेरू या पलार या तुंगभद्रा? तो यहाँ पर जो कुरनूल कुडप्पा नहर है वो जो है तुंगभद्रा से निकलती है। अब इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं।
तो एक्सप्लेन में है कि कुर्नूल कुड़प्पा नहर जो है वो तुंगभद्रा नदी से निकलती है, यह आंध्र प्रदेश में है और यह नहर पेन्नार एवं तुंगभद्रा नदी को जोड़ती है। इस नहर का उपयोग सिंचाई एवं नौवहन के लिए किया जाता है। तो ये तुंगभद्रा नहर किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सॉरी, कुर्नूल कुड़प्पा नहर किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में, और किस नदी पे? तुंगभद्रा पे। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला एक, निम्न में से कौन सी नहर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी? ऑप्शन है बिस्तर दुआब नहर, या सरहिंद नहर, या पश्चिमी यमुना नहर, या पूर्वी नहर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, तुगलक ये जो आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तो उसमें तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक है, और उसने जो बनवाया था वो पश्चिमी यमुना नहर बनवाया था, पश्चिमी यमुना नहर बनवाया था। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेन है कि पश्चिमी यमुना नहर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज सरकार ने इसे सुधार कर सिंचाई योग्य बनाया। अन्य तथ्य की बात करें तो पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी से ताजेवाला यानी कि हरियाणा के निकट से जल लेकर हरियाणा के करनाल, अंबाला, रोहतक आदि जिलों तक पंजाब से पटियाला जिले में सिंचाई करता है। साथ ही साथ अगला जो है कि उत्तरी राजस्थान और दिल्ली के कुछ भागों में भी इससे सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों की अधिकतम लंबाई कहां पर है? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या बिहार। तो यहाँ पे सिंचाई के लिए जो पूछा गया है सर्वाधिक नहरों की जो लंबाई है वह उत्तर प्रदेश में है। अब एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सीमित क्षेत्रफल जो है वो आपका 21.5 लाख हेक्टेयर है, जो कि देश का सर्वाधिक है। अतः यहाँ नहरों की लंबाई अधिकतम है। भारत में उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र का जो लगभग क्षेत्र है वह सबसे अधिक है। तो नहरों से अगर पूछा जाए कि नहरों की अधिकतम लंबाई किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। अगला कि भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो जो सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र है वह कौन से किस राज्य का है? आपका उत्तर प्रदेश का है। और कितना? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 21.58 ये दशमलव है, ठीक है, 21.58 लाख हेक्टेयर के साथ, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा सिंचाई वाला क्षेत्र अपने पास रखता है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर में पानी कहां से आता है? ऑप्शन है यमुना से, चंबल से, सतलज से, या सतलज और ब्यास से। तो आपका सही ऑप्शन होता है कि सतलज और ब्यास नदी के संगम पर इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होता है? डी, सतलज नहर। शुरुआती दौर में इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आपने पता है कि वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके सम्मान में इसका नाम राजस्थान नहर का नाम बदल क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। अब इसके बारे में देखते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की विशालतम सिंचाई परियोजना है। यह राजस्थान के शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है, और इस परियोजना के अंतर्गत सतलज एवं ब्यास नदी के संगम के निकट निर्मित हरिके बैराज से राजस्थान फीडर नहर निकाली गई है, तथा इस फीडर नहर से राजस्थान की मुख्य नहर जो कि इंदिरा गांधी नहर की जल की आपूर्ति होती है। यह नहर श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर तथा बाड़मेर जिलों को लाभान्वित करती है। तो ये कहाँ पे? कि पंजाब के हरिके बैराज पर, ठीक है, सतलज और ब्यास की नदियों के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया, और वहीं से एक फीडर निकलता है जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। तो मैंने बताया कि शुरुआती दौर में इसका नाम क्या था? राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी के सम्मान में इसका नाम 1984 में क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। अगला, राजस्थान में निम्न में से किस नहर द्वारा गहरी सिंचाई के कारण जल भराव से होने वाले विस्तृत क्षेत्रीय लवणीकरण तथा दुष्प्रभाव हुआ है? तो जल सिंचाई के कारण जल भराव होने से विस्तृत कृषि क्षेत्र में यहाँ पे जल भराव होगा। तो बेसिक तौर पे क्या हुआ है कि लवणीकरण का दुष्प्रभाव है। तो मैंने आपको बताया था बेसिक तौर पे मृदा की लवणीयता का कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। तो यहाँ पे किस नहर के कारण हुआ? तो बीकानेर नहर, या आगरा नहर, या इंदिरा नहर, या सरहिंद नहर। तो बेसिक तौर पे राजस्थान में जो सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन है? इंदिरा सागर नहर, जिसके बारे में आपको मैंने बताया कि सतलज और ब्यास के संगम पर स्थित है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? इंदिरा नहर होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि इंदिरा नहर द्वारा गहरी सिंचाई के कारण जल भराव से विस्तृत होने वाले कृषि क्षेत्र का क्या हुआ है? लवणीकृत हुआ है। अगला है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑप्शन है कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर, गंगा नदी पर, या उपयुक्त में से किसी पर नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं। अब इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना की स्थापना वर्ष 1897 में दार्जिलिंग के पास श्रीद्रापोंग में प्रथम जल विद्युत गृह के काम शुरू करने से हुई थी। यहाँ पे याद रखिएगा कि कहाँ पर है आपका? तो दार्जिलिंग के पास श्रीद्रापोंग में। और इस परियोजना
के जल के स्रोत के रूप में 3 छोटी नदियों को लिया गया था। कौन कौन नदियां थी? बरबतिया, हॉस्पिटल एवं कोटवली। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 नदियां नहीं, कौन कौन है? बरबतिया, हॉस्पिटली और कोटवली। और दार्जिलिंग कहाँ पे? तो असम में। ठीक है, असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र की ये नदियां हैं। ठीक है, असम और तो यहाँ पर 3 नदियों को लिया गया था। और ये परियोजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 1897 में। अगला है राणा प्रताप सागर, जो कि कोटा में स्थित है, का संबंध किससे है? तो मतलब राणा प्रताप सागर का बेसिक तौर पे जल का जो संग्रहण किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो मत्स्य उत्पादन के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, सिंचाई सुविधा के लिए, या अणु शक्ति उत्पादन के लिए। तो आपका बेसिक तौर पे कि राणा प्रताप सागर का जो जल हम लोग उपयोग करते हैं वह जल विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो राणा प्रताप सागर कोटा का संबंध जल विद्युत उत्पादन से है। राणा प्रताप सागर कोटा चंबल नदी पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है। और राजस्थान में चंबल नदी पर ही जवाहर सागर का भी निर्माण किया गया। मतलब कि दोनों, जवाहर सागर और आपका राणा प्रताप सागर, दोनों चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर जलाशय का भी निर्माण किया गया है। तो ये इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य रहे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? ऑप्शन है गांधी सागर, या गोविंद बल्लभ पंत सागर, यहाँ पे सागर रहेगा, या जवाहर सागर, या गोविंद सागर। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे रिहंद परियोजना से जो संबंधित है वह गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है, और ये बेसिक तौर पे आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। तो यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित है। इसे भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय भी माना जाता है। और साथ ही साथ आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। और उन्हीं के सम्मान में इन रिहंद परियोजना का नाम क्या रख दिया गया? गोविंद बल्लभ पंत परियोजना या सागर रख दिया गया था। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे मैच कराना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन है मयूराक्षी उत्तर प्रदेश, मेटूर तमिलनाडु, मातातिला मध्य प्रदेश और नागार्जुन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर मेटूर तमिलनाडु सही है, मातातिला मध्य प्रदेश भी सही है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश भी सही है। जो मैच नहीं वो कौन सा है? मयूराक्षी, क्योंकि मयूराक्षी जो है वह बेसिक तौर पर पश्चिम बंगाल, ठीक है, और झारखंड। तो यहाँ पे जेके लिख लेते हैं। तो इनकी संयुक्त परियोजना है। तो मैच कौन सा नहीं है? ये वाला मैच नहीं, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित थे। इसके तहत झारखंड में मयूराक्षी नदी पर मसनजोर या कनाडाबाद निर्मित किया गया है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। मातातिला बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित है। दोनों की संयुक्त परियोजना है। और नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि यह एमपी में भी है और यूपी में भी है, और ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी नहीं है। तो हालांकि पूछा गया कौन सुमेलित नहीं, तो मयूराक्षी, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो यहाँ पे आपकी नदियां दी गई हैं और उसके बाद आपका दिया गया है परियोजना। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे सामने ही सुमेलित है। तो यहाँ पे महानदी जो है हीराकुंड पे, ठीक है, सतलज जो है भाखड़ा, और यहाँ परियोजना जो है, और गांधी सागर जो है चंबल पे बनाया गया है, और काकरा पार जो है वह तापी बनाया गया है। तो ये आपका इस प्रकार से सुमेलित है। अगले को भी सुमेलित करना है कि परियोजना है और यहाँ पर नदियां दी गई हैं। तो बेसिक तौर पे हम देखते हैं कि अलमट्टी जो है वह अलमट्टी परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पे स्थित है। तो यहाँ पे हम ए लिख देते हैं। उसके बाद इडुक्की की बात करें तो इडुक्की जो है वह पेरियार नदी पे स्थित है। तो यहाँ पे हम बी लिख देते हैं। उसके बाद रणजीत सागर की अगर बात करें तो यह रावी नदी पे स्थित है। तो यहाँ पे हम सी लिख देते हैं। और उकाई जो है वह तापी नदी पे स्थित है। तो यहाँ पर हम डी कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनका मैच है। फिर वहां पे परियोजनाओं को मैच करना है। तो परियोजना है और नदी क्या है? तो पोचमपाद जो है वह कृष्णा रे बेसिक तौर पे पोचमपाद जो है वह गोदावरी नदी पे स्थित है। तो यहाँ पे हम ए करते हैं। और नागार्जुन जो है वह कृष्णा नदी पे स्थित है। तो यहाँ पे हम बी करते हैं। और नांगल जो भाखड़ा नांगल को नांगल के नाम से भी जाना जाता है, तो यह आपका सतलज पे स्थित है। तो यहाँ पे हम सी करते हैं। और मैथानबाद जो है बराकर नदी पे स्थित है। तो यहाँ पर हम डी करते हैं। तो इस प्रकार से इनका यहाँ पर मैच है। पुनः आपका सुमेलित करने के लिए दिया गया है कि नदी है और उसके बाद परियोजना है। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे कृष्णा नदी पे इनमें से कौन सी परियोजना है? तो नागार्जुन सागर परियोजना है। तो हम यहाँ पर ए कर लेते हैं। सतलज नदी पे जो है वह आपका भाखड़ा नांगल है। तो यहाँ पर हम बी कर लेते हैं। महानदी पे जो है हीराकुंड है। तो यहाँ पर हम सी कर लेते हैं। और भागीरथी पर टिहरी है। तो यहाँ पर हम डी कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये मैच है।
अगला है मालप्रभा और घाटप्रभा बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो मालप्रभा और घाटप्रभा जो परियोजना है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो मालप्रभा घाटप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। मालप्रभा बांध कर्नाटक का सबसे छोटा बांध जो कि मालप्रभा नदी पर अवस्थित है, और मालप्रभा और घाटप्रभा जो है कृष्णा नदी की जो है सहायक नदियां भी हैं। अगला एक निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन एक ही राज्य में तक सीमित है? तो यहाँ पे जैसे बेसिक तौर पे जो परियोजनाएं होती हैं वो एक से अधिक राज्यों में सीमित होती हैं। तो यहाँ पूछा गया कि कौन सी जो बहुउद्देशीय परियोजना है केवल एक ही राज्य में सीमित है? तो यह है पेरियार परियोजना, और केवल किस राज्य में सीमित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, और मुखचंद्र जो परियोजना है वह आंध्र प्रदेश और ओडिशा, और गंडक परियोजना जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में है। जबकि पेरियार परियोजना जो केवल और केवल किस राज्य तक सीमित है? केरल राज्य तक सीमित है। फिर अगला है आपको मैच करना है कि परियोजनाएं दी गई हैं और नदियां दी गई हैं। तो जैसा कि आपने पता है हीराकुंड जो परियोजना है वह किस राज्य में, मतलब कि किस नदी पर है? तो हीराकुंड जो परियोजना है वह महानदी पर है, और किस राज्य में है? तो राज्य की अगर बात करें तो ओडिशा राज्य में है। ठीक है, सरदार सरोवर की बात करें तो सरदार सरोवर जो है वह नर्मदा नदी पर है, और किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में स्थित है। राणा प्रताप सागर की अगर बात की जाए तो राणा प्रताप सागर जो है वह चंबल नदी पर स्थित है, और किस राज्य में? तो आपका राजस्थान लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद आपका नागार्जुन सागर जो है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, और किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, एपी और तेलंगाना में स्थित है। तो ये इस प्रकार से कुछ आपके मैच हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की नहीं है? ऑप्शन है बगलिहार, सलाल, दुलहंती या चमेरा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होता है डी, चमेरा, की यह जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजना नहीं है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो बगलिहाल, सलाल और दुलहंती परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है, जबकि चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, एवं उपयुक्त तीनों जल विद्युत परियोजनाएं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ही हैं, न कि लद्दाख में चली गई हैं। तो चमेरा जो है हिमाचल प्रदेश में, अन्य सारे के सारे कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में है। तो ये आपके जल मतलब की विद्युत परियोजनाओं से आपके जो रहे या सिंचाई से क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसका पार्ट 1 रहा। पार्ट 2 को भी जल्दी हम लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।